ये कहानी है एक विजिटर एलियन की जो जमीन पर तबाही या निजात दोनों में से एक लेकर आया है। क्या इंसान अपनी तबाहकुन फितरत बदल सकेगा या ये दुनिया हमेशा के लिए फना हो जाएगी? शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मूवी रिकैप्स पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं सस्पेंस, एक्शन और जज्बात से भरपूर कहानी की तरफ। कहानी का आगाज होता है 1928 में हिंदुस्तान के कराकरम माउंटेन्स में। एक तन्हा कोहपेमा अपने कैंप में बैठा है। रात की खामोशी में अचानक आसमान से एक चमकता हुआ सर्कुलर ऑब्जेक्ट जमीन पर उतरता है। हैरान और परेशान वो पहाड़ी रास्ता चढ़कर उस पुरस्रार दायरे तक पहुंचता है। कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है और यकदम एक तेज रोशनी उसको अपनी लपेट में ले लेती है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब आँख खुलती है तो वो ऑब्जेक्ट गायब है, लेकिन इसके हाथ पर एक अजीब सा निशान रह गया है, एक स्कार जो आने वाले वक्त की निशानी था। कैमरा वो हमें लेकर जाता है मौजूदा दौर में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। यहाँ डॉक्टर हेलन अपनी क्लास में एक्सट्रीमोफाइल्स यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा रही है जो इंतहाई सख्त हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। लेक्चर के बाद एक साथी प्रोफेसर इसे फैकल्टी कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करता है, मगर वो इनकार कर देती है। वो घर वापस आती है जहाँ इसका बेटा जैकब मौजूद है। हेलन अपने वालिद का पुराना रेजर देखती है जो जैकब ने यादगार के तौर पर संभाल रखा है। हेलन थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो बेटे को डांटती नहीं बल्कि इसे डिनर के लिए बुला लेती है। अचानक एक मिस्टीरियस फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से सिर्फ ये कहा जाता है कि कोई जल्द ही तुम्हें लेने आ रहा है। कुछ ही देर में सरकारी एजेंट्स दरवाजे पर पहुंचते हैं। वो हेलन को बताते हैं कि वो अब फेडरल कस्टडी में है और रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। हेलन हैरान परेशान जैकब को अपने पड़ोस की दोस्त इजाबेल के पास छोड़ देती है और जबरदस्ती एजेंट्स की गाड़ी में बैठती है। वो बार बार कहती है कि ये कोई मिस्टेक है, लेकिन एजेंट्स का जवाब एक ही है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। गाड़ी एक बंद शाहराह से गुजरती है और फिर इसे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिया जाता है। अंदर साइंटिस्ट की एक पूरी टीम मौजूद है जो तेजी से किसी बड़े क्राइसिस पर बहस कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यही हेलीकॉप्टर फाइनली उतरता है फोर्ट लिनवुड मिलिट्री एकेडमी, न्यू जर्सी, जहाँ पूरा इलाका लॉकडाउन में है। सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरफ मौजूद है। हेलन से कहा जाता है कि वो अपना सेल फोन जमा करवाए। वो चुपके से फोन छुपा लेती है। इसी वक्त इसका दोस्त माइकल ग्रेनर बताता है कि हेलन का नाम इस लिस्ट में शामिल है जो दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों को इकट्ठा कर रही है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हेलन को फौरन एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है। वहाँ माइकल और बाकी साइंटिस्ट्स बताते हैं कि स्पेस में एक तेजी से हरकत करने वाली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया है। पहले ये जुपिटर के ऑर्बिट के करीब देखा गया था, लेकिन अब इसका ट्रेजेक्टरी बदल गया है। प्रेडिक्शन ये है कि वो सीधा जमीन से टकराएगा और ये पूरी इंसानियत के लिए तबाहकुन होगा। ये ऑब्जेक्ट मैनहट्टन को हिट करने वाला है। एक साइंटिस्ट मिसाइल स्ट्राइक की तजवीज देता है, मगर माइकल वाजे करता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी जबरदस्त है कि मिसाइल्स कुछ नहीं कर पाएंगे। सब स्टंट है, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 78 मिनट्स। मैनहट्टन इवैक्यूएट करने का वक्त भी नहीं। हेलन वॉशरूम में छुपकर जैकब को फोन करती है ताकि इससे इम्पेंडिंग डिजास्टर के बारे में बात कर सके, मगर जैकब जल्दी से फोन काट देता है। इसी वक्त दरवाजे पर एक फौजी नॉक करता है और हेलन का फोन अपने इस्तेमाल के लिए मांग लेता है। उधर साइंटिस्ट्स और फौजी एक साथ फिजा में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक इन्हें पता चलता है कि एक मिस्टीरियस फोर्स ने इनके मिसाइल्स को डिसेबल कर दिया है। पैनिक बढ़ जाता है। इम्पैक्ट तक सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। सब लोग आखिरी लम्हे की तैयारी करते हैं, मगर हैरानकुन तौर पर वो ऑब्जेक्ट स्लो होना शुरू होता है और मैनहट्टन के ऊपर से गुजरता है। वो सीधा सेंट्रल पार्क में उतरता है। एक जाइंट ग्लोइंग स्फीयर पूरे इलाके को रोशनी में हिला देता है। फौज फौरन इलाके को कॉर्डन कर लेती है। लोगों को इवैक्यूएट कराया जाता है। साइंटिस्ट्स हैजमेट सूट्स पहने स्फीयर के करीब पहुंचते हैं। एक अजीब सा प्रेशर, एक गैर मरई एनर्जी इन सबको महसूस होती है। अचानक स्फीयर के अंदर से एक ह्यूमनॉइड एलियन नमूदार होता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है। हेलन हिम्मत करके आगे बढ़ती है मगर इसी वक्त कंफ्यूजन और खौफ में फौजी इस पर गोली चला देते हैं। एलियन जख्मी होकर गिरने लगता है, लेकिन हेलन इसे थाम लेती है और जोर से मेडिकल हेल्प मांगती है। अचानक जमीन दहलती है। स्फीयर के अंदर से एक जायंट ह्यूमनॉइड रोबोट निकलता है। वो एक
डेफनिंग हाई पिच्ड साउंड निकालता है जो पूरे इलाके की सिस्टम्स, हथियारों और हत्ता के इंसानों को भी टेम्परेली डिसेबल कर देता है। सब अपने कान बंद कर लेते हैं, दर्द से तड़पते हैं। रॉबर्ट सीधा हेलन की तरफ बढ़ता है लेकिन जख्मी एलियन एक कमांड देता है और फौरन रॉबर्ट रुक जाता है। एलियन को साइंटिस्ट्स फौरी तौर पर मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं। हेलन ट्रीट करने में मदद करती है। वो दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर इसकी हार्ट बीट वापस ले आते हैं लेकिन ब्लड वेसल्स डिटेक्ट नहीं होती। सर्जन को बुलाया जाता है। जब सर्जन स्कैल्पेल से इंसिजन करता है तो सब हैरान रह जाते हैं। एलियन की आउटर स्किन सिंथेटिक है, एक बायो इंजीनियर्ड स्पेस सूट जैसी। जैसे ही वो लेयर हटती है अंदर एक इंसान जैसे वजूद का चेहरा नजर आता है, पेल, बालों से आरी मगर ह्यूमन फीचर्स के साथ। हेलन और माइकल स्टन्ड हैं। सर्जरी के बाद एलियन को एनेस्थीसिया दिया जाता है मगर वो पैनिक में उठ बैठता है। हेलन खुद को इंट्रोड्यूस करती है, काम अल्फाज बोलती है। एलियन इसके अल्फाज दोहराकर पुरसुकून हो जाता है। एलियन की लैंडिंग के बाद दुनिया भर में केओस फैल जाता है। स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाती है। लोग शहरों से मैस इवैक्यूएशंस शुरू कर देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को फौरन सेफ लोकेशंस पर मुंतकिल कर दिया जाता है। अब कमांड संभालती है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिजिना जैक्सन। एक अहम मीटिंग में इंकशाफ होता है कि दुनिया भर में कई ग्लोइंग स्फीयर्स मुख्तलिफ जगहों पर उतरे हैं। यूएस ने अपना DSCS-3 सैटेलाइट भी खो दिया है और जो भी इसे हैक कर रहा है इसे मिलिट्री सीक्रेट्स तक रसाई मिल चुकी है। हेलन को एक और साइंटिस्ट बताता है कि जिस एलियन की आउटर स्किन वो देख रहे थे वो दरअसल एक इंजीनियर्ड बायोसूट था, एक ऑर्गेनिक या सिंथेटिक आर्मर जो न्यूरल टिश्यू और फाइबर्स जैसे मटेरियल पर मबनी है। हेलन को शक होता है कि एलियंस पहले भी जमीन पर उतरे हैं और शायद ह्यूमन DNA के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके कोई नई लाइफ फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक मसला है, बायोसूट के अंदर से बाहर आते ही एलियन की उम्र तेजी से बढ़ रही है। साइंटिस्ट फौरी तौर पर इसके DNA पर रिसर्च करना चाहते हैं मगर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन्हें रिमाइंड कराती है कि ये एलियन अब US मिलिट्री की मिल्कियत है और हर चीज क्लासिफाइड रखी जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस खुद एलियन को देखने आती है। एलियन जो अब इंसान की शक्ल में है पहली बार इंग्लिश में बोलता है वाटर। वो ग्लास के जरिए पानी पीने की कोशिश करता है मुश्किल से और फिर कहता है कि जिस्म इवेंचुअली अडैप्ट कर लेगा। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिजिना अपना तारुफ करवाती है और इसके पर्पस के बारे में पूछती है। एलियन अपना नाम बताता है क्लाटू। वो कहता है कि ये इसकी करंट फॉर्म नहीं है, इसकी ओरिजिनल शक्ल इंसानों को खौफजदा कर देती है इसलिए इसे ह्यूमन अपीयरेंस दी गई है। हैरतंगेज तौर पर वो वही माउंटेनियर जैसा लगता है जो 1928 में कराकरम माउंटेन्स में पुरअसरार दायरे के सामने आया था। क्लाटू बताता है कि वो अकेला नहीं, वो एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन के इत्तेहाद का नुमाइंदा है जिसे जमीन के लीडर्स इससे बात करने के लिए भेजा गया है। रिजिना फौरन डिमांड करती है कि वो अपने मकसद की वजाहत करे मगर क्लाटू काम लहजे में कहता है आई कैन नॉट, यू डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी और जमीन US प्रेसिडेंट की मिल्कियत नहीं है। ये सुनकर रिजिना फ्यूरियस हो जाती है और फैसला करती है कि क्लाटू को एक सिक्योर लोकेशन पर मुंतकिल किया जाए और इंटेरोगेशन किया जाए। साइंटिस्ट शॉक्ड रह जाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि क्लाटू यूनाइटेड नेशंस से बात करना चाहता है। माइकल सख्ती से इनकार करता है कि वो रिजिना का साथ देगा मगर हेलन आगे बढ़ती है और हेल्प करने की पेशकश करती है। एक सरकारी एजेंट हेलन को एक इंजेक्शन देता है, एक ड्रग्ड सिरम जो क्लाटू को टेम्परेली डिसेबल कर दे। हेलन दिल ही दिल में फैसला करती है कि वो इसे हार्मलेस फार्मूला देगी ताकि क्लाटू को हर्ट न हो। क्लाटू को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर एक सिक्योर इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। वहाँ इसे पॉलीग्राफ मशीन से बाइंड कर दिया जाता है। सवालात शुरू होते हैं लेकिन क्लाटू काम रहता है। वो क्वाइटली कहता है लेट मी गो। अचानक मशीन शॉर्ट सर्किट हो जाती है। गार्ड शॉक में आ जाता है और हिप्नोटाइज्ड अंदाज में क्लाटू के ऑर्डर्स मानने लगता है। क्लाटू इससे एस्केप राउट पूछता है। गार्ड इसे सब कुछ बता देता है। क्लाटू इसका यूनिफॉर्म ले लेता है। बाकी गार्ड्स को एक हाई फ्रिक्वेंसी स्क्रीम से डिसेबल करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स शट डाउन कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब वो हेलन को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ रिजिना इसे एक डेंजरस फ्यूजिटिव करार देकर नेशन वाइड मैनहंट शुरू कर देती है। क्लाटू शहर की तरफ निकलता है। एक एयरपोर्ट पर इसे पता चलता है कि मैनहट्टन से बाहर जाने वाली तमाम फ्लाइट्स कैंसिल या डिले हो चुकी हैं।
भूख मिटाने के लिए वो वेंडिंग मशीन से क्यों ना सैंडविच निकालता है और एक बच्चे को पेशकश करता है, मगर माँ घबराकर सैंडविच वापस खींच लेती है। अचानक वो एक शख्स को लड़ाई के बाद कोलैप्स होते देखता है। रेस्टरूम में जाकर वो अपनी कमीज पर खून देखता है और माथे पर पसीना देखता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। उधर हेलन घर वापस आ चुकी है, लंच तैयार कर रही होती है कि इसे एक फोन कॉल आता है। हॉस्पिटल से बताया जाता है कि इसका पेशेंट वहाँ मौजूद है। हेलन हैरान मगर फौरन समझ जाती है ये क्लाटू है। वो हॉस्पिटल जाती है और दोबारा क्लाटू से मुलाकात करती है। क्लाटू पहली बार हेलन से साफ कहता है, हेलन आई एम अ फ्रेंड टू योर प्लेनेट। इस पे यकीन करती है और इसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकाल लेती है। क्लाटू हेलन को एक चीज देता है, एक फार्मूला। क्लाटू इसे अपने सीने में गोली के जख्म को हील करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस दौरान सेंट्रल पार्क और दुनिया भर में मौजूद ग्लोइंग स्फीयर्स मजीद जाहिर होने लगते हैं। ये मंजर पूरी दुनिया में मैस पैनिक फैला देता है। यूएस मिलिट्री फौरी रद्द-ए-अमल देती है और सेंट्रल पार्क वाले स्फीयर पर ड्रोन अटैक लॉन्च करती है, मगर जायंट ह्यूमनॉइड रोबोट फौरन एक्टिव हो जाता है। वो ड्रोन्स के सिस्टम्स हैक कर लेता है, इन्हें कंट्रोल करके एक एक करके क्रैश कर देता है। फौजी हैरत में पड़ जाते हैं। इधर हेलन और क्लाटू डिस्टेंस पर हैं। जैकब इनके साथ है और नादानिस्ता तौर पर एलियंस के खिलाफ जंग की जरूरत पर बात करता है, चाहे क्लाटू दुश्मनाना रवैया नहीं दिखा रहा। क्लाटू काम अंदाज में कहता है, ह्यूमैनिटी कैन डू नथिंग। रास्ते में वो मैकडॉनल्ड्स पर रुक जाते हैं। जैकब रेस्टरूम जाता है और इस दौरान क्लाटू हेलन से क्वाइटली पूछता है, जैकब के फादर कहाँ है? हेलन बताती है कि वो आर्मी इंजीनियर थे जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जैकब की मदर का इंतकाल भी तब हुआ जब वो बहुत छोटा था। इनकी कॉन्वर्सेशन इमोशनल होने लगती है, मगर अचानक एक और शख्स आ जाता है और क्लाटू इससे फ्लुएंट चाइनीज में बात करने लगता है। ये शख्स अपना तारुफ कराता है मिस्टर वू। वो खुद को एक एलियन रिवील करता है जो पिछले 70 साल से इंसानों के दरमियान रह रहा है। मिस्टर वू क्लाटू से कहता है, ह्यूमन रेस डिस्ट्रक्टिव है, स्ट्रबन है और चेंज के लिए तैयार नहीं। ये बात क्लाटू के ऑब्जर्वेशंस में मैच करती है। क्लाटू पूछता है, क्या यही तुम्हारी ऑफिशियल रिपोर्ट है? मिस्टर वू सर झुकाकर कहता है कि ये अफसोसनाक है कि इंसान अपनी तबाही को जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। क्लाटू कहता है, आई विल प्रोसीड, और वो अर्थ छोड़ दे, मगर मिस्टर वू मुस्कुराकर जवाब देता है, आई विल स्टे, आई हैव ग्रोन टू लव ह्यूमैनिटी। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये सुनकर क्लाटू भी ब्रीफली खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ फौज जायंट रोबोट को कंटेन करने की कोशिश करती है। डायरेक्ट अटैक के बजाय वो इसे केयरफुली अटैच और रिस्ट्रेन करने का फैसला करते हैं ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। लेकिन हेलन और क्लाटू अब पुलिस के रडार पर हैं। लोगों ने इत्तला दी कि इन्हें मैकडॉनल्ड्स में देखा गया है। फौरन परसूट शुरू हो जाती है। हेलन क्लाटू को लेकर जंगल में कार रोकती है। जैकब अपनी मदर से प्राइवेटली पूछता है, ये क्लाटू कौन है? तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है? हेलन इसे काम करके कहती है, ही इज जस्ट अ कलीग, इसे सिर्फ राइड की जरूरत थी। हेलन कार से बाहर निकलकर क्लाटू को ढूंढती है। वो इसे एक झील के किनारे खड़ा पाती है जहाँ से एक और ल्यूमिनस स्फीयर पानी से उभरता है। हैरत अंगेज तौर पर कीड़े, मछलियाँ और मुख्तलिफ जानवर इस स्फीयर में दाखिल होने लगते हैं और ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया भर में मुख्तलिफ हैबिटेट्स में मौजूद स्फीयर्स में स्पीसीज कलेक्ट की जा रही है। हेलन जल्दी से कार में वापस आती है, खौफजदा। फौज को भी अब अंदाजा होता है कि एलियंस जमीन की हयातियाती डाइवर्सिटी को गैदर कर रहे हैं। रास्ते में हेलन और जैकब के दरमियान सख्त आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जैकब कार से बाहर निकल जाता है और उसी लम्हे वो ल्यूमिनस स्फीयर आसमान की तरफ परवाज कर जाता है। थोड़ी ही देर में बाकी तमाम स्फीयर्स भी गायब हो जाते हैं। सिर्फ सेंट्रल पार्क वाला स्फीयर जमीन पर बाकी रहता है। क्लाटू वापस आता है और हेलन को ड्राइव करने के लिए कहता है। हेलन इससे मुतालबा करती है कि वो फाइनली अपने मकसद बताए। क्लाटू काम लहजे में इंकशाफ करता है, मेरा मिशन अर्थ को एक्साइड से बचाना है। ये प्लेनेट इन चंद नायाब वर्ल्ड्स में से है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट करता है, मगर इंसान इसे खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे बचाना होगा, इवन इफ दैट मीन्स एलिमिनेटिंग ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। हेलन शॉक हो जाती है। वो कहती है ह्यूमैनिटी चेंज कर सकती है, मगर क्लाटू कहता है इट्स टू लेट, द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर इन्हें अरेस्ट करने आता है। क्लाटू इसे वार्न करता है कि कुछ भी इन्हें नहीं रोक सकता। फिर अचानक वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। एक ऑफिसर पार्क्ड कार पर फॉल करता है। जैकब ये मंजर देख रहा होता है, लेकिन फौरन क्लाटू अपनी एबिलिटी से अफसर को जिंदा कर देता है। हेलन को यकीन हो जाता है कि क्लाटू इस प्रोसेस को रोकने की है। वो इल्तिजा करती है कि
वो अपना माइंड चेंज करे। क्लाटो कहता है कि इसने अर्थ के लीडर्स से बात करने की कोशिश की। हेलन फौरन कहती है तो मैं तुम्हें असल लीडर के पास ले जाती हूँ, ह्यूमैनिटी के ट्रू वॉइस के पास। वो क्लाटो को नोबेल प्राइज विनिंग प्रोफेसर कैरल थॉमस के पास ले जाती है, जो हेलन का कॉलीग भी है। थॉमस की स्टडी में क्लाटो एक ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशंस देखता है जिसमें छोटी मगर नोटिसेबल मिस्टेक्स हैं। वो कामली इन्हें करेक्ट करता है। थॉमस ऑब्जर्व करता है, फिर दोनों मिलकर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसी लम्हे थॉमस को यकीन हो जाता है कि क्लाटो एलियन है। इसी तरह क्लाटो बाहर बच्चों को पियानो पर खेलते सुनता है। वो रुककर कहता है इट्स ब्यूटीफुल और थॉमस सॉफ्टली रिप्लाई करता है म्यूजिक द वन थिंग वी ऑल शेयर। दूसरी तरफ जाइंट ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम गॉट है वर्जीनिया के वेदर अंडरग्राउंड फैसिलिटी माउंट में ले जाया जाता है। साइंटिस्ट्स एडवांस्ड टूल्स और ड्रिल्स से इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मगर हर चीज फेल हो जाती है। ड्रिल मशीन्स तक इसकी फील्ड एनर्जी से ब्रेक हो जाती है। इधर जैकब न्यूज देख रहा है। दुनिया भर में रियॉट्स इरप्ट हो रहे हैं और टीवी पर क्लाटो को फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। थॉमस और क्लाटो के दरमियान एक फिलोसॉफिकल डिबेट शुरू होती है। थॉमस कहता है यू मस्ट हेल्प ह्यूमैनिटी चेंज इट्स कोर्स। क्लाटो जवाब देता है वी कैन नॉट चेंज योर नेचर, वायलेंस इज व्हाट डिफाइंस यू। थॉमस फिर सॉफ्टली पूछता है तुम्हारी सिविलाइजेशन ने अपनी नेचर कैसे बदली। क्लाटो रिवील करता है कि इनकी रेस ने सर्वाइवल के लिए एक एवोल्यूशनरी लीप लिया, कोऑपरेटिव एवोल्यूशन। वो अपनी प्लैनेट की तबाही रोकने के लिए मुत्तहिद हो गए। थॉमस जज्बाती अंदाज में कहता है हम भी इसी मोड़ पर खड़े हैं। इंसानियत को भी यही रियलाइजेशन आना चाहिए, इन्हें एक चांस मिलना चाहिए। मगर इसी दौरान जैकब सीक्रेटली अथॉरिटीज को कॉल करता है, इनका लोकेशन रिवील कर देता है। हेलन शॉक्ड रह जाती है। थॉमस हेलन को कहता है कि तुम्हें ही क्लाटो के दिल को बदलना होगा। वो तीनों फरार होने लगते हैं, लेकिन जल्द ही हेलीकॉप्टर्स इनका पीछा करने लगते हैं। वो जंगल में छुपते हैं। जैकब अपनी मदर से कहता है डैड भी यही करते, एलियंस से फाइट करते। हेलन की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है जैकब तुम्हारे फादर तो मर चुके थे हेलीकॉप्टर अटैक से पहले ही। जंगल में केओस के बीच में क्लाटो अचानक जाहिर होता है। वो अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है इससे पहले कि फौज इसे गिरफ्तार कर सके। जैकब पैरानाइड होकर भागने लगता है, मगर वो एक पुल से गुजरने ही वाला होता है कि क्लाटो इसे पकड़ लेता है। जैकब पहली बार इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है टेक मी होम। क्लाटो सर हिलाकर इसे कार में बिठा देता है। दूसरी तरफ माउंट वेदर फैसिलिटी में एक टेक्नीशियन रोबोट गोर्ड के कंटेनमेंट चैम्बर में दाखिल होता है ताकि मेल फंक्शनिंग ड्रिल को मैनुअली फिक्स कर सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है गोर्ड ह्यूमनॉइड शक्ल खो देता है और ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक नैनो मशीन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक तूफान की तरह निकलते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कंज्यूम करने लगते हैं। हैजमेट सूट तक इनकी राह नहीं रोक पाता। जल्द ही ये स्वाम पूरे फैसिलिटी को निगल लेता है और जमीन के ऊपर उठकर वाइल्ड तबाही फैलाने लगता है। फौज जितना फायर पावर इस्तेमाल करती है, स्वाम उतना ही ग्रो करता जाता है। अनस्टॉपेबल। हेलन को फैसिलिटी पर लाया जाता है जहाँ वो डेस्परेट होकर रेजिना से कहती है क्लाटो से बात करो, वही इसे रोक सकता है, मगर रेजिना अब भी अपने मिलिट्री तरीकों पर इसरार करती है। इधर क्लाटो अपने जर्नी में जैकब और इसकी फैमिली ट्रेजेडी के बारे में सुनता है। इन इमोशनल कॉन्वर्सेशन से वो ह्यूमैनिटी को एक नए जाविये से देखने लगता है। जैकब इसे अपने फादर की कब्र पर ले जाता है और दिलगीर लहजे में कहता है कैन यू ब्रिंग हिम बैक। क्लाटो खामोश रहता है और कहता है आई कैन नॉट। जैकब गुस्से में कहता है लीव मी अलोन। हेलन आकर अपने बेटे को गले लगा लेती है और वो अपने शेयर्ड ग्रीफ में एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। क्लाटो ये मंजर देखकर मुतासिर होता है और पहली बार सोचता है कि शायद ह्यूमैनिटी रिडीम हो सकती है। अब स्वाम अनस्टॉपेबल होकर मैनहट्टन की तरफ बढ़ रहा है। रेजिना आखिरी उम्मीद के तौर पर सदर से अल्टीमेटम पाती है और एक और फुल स्केल मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करती है, मगर सब बेकार। माइकल हेलन और जैकब को सेंट्रल पार्क स्क्वायर तक ले जाने की पेशकश करता है। रास्ते में फौजी इनका पीछा करते हैं, मगर क्लाटो इन्हें कमांड देकर रास्ता क्लियर कराता है। फाइनली वो सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं एक माइन एक्सप्लोड होता है। माइकल ब्लास्ट में मारा जाता है, बाकी तीन मुश्किल बच पाते हैं। पार्क में कियोस है, नैनो मशीन्स का स्वाम हर चीज कंज्यूम करता जा रहा है। जैकब भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इसके जिस्म से खून बहने लगता है। हेलन आंसू के साथ क्लाटो से बेगिंग करती है सेव हिम प्लीज। क्लाटो जैकब की इन्फेक्शन को अपने जिस्म में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए। अब वो बेयरली अलाइव स्फीयर तक पहुंचता है। स्वाम
इसे भी खाने लगता है, मगर आखिर में वो ल्यूमिनस ऑर्ब को टच कर देता है। अचानक पूरा स्वाम्प शट डाउन हो जाता है। अर्थ बच जाती है, लेकिन इस कीमत पर कि दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। हेलन और जेकब खामोशी से देखते हैं जैसे ही जायंट सफेयर आसमान की तरफ उड़कर अर्थ को छोड़ देता है। तबाही खत्म हो चुकी है और हेलन अपने बेटे को टाइटली गले लगा लेती है। फिल्म एक हॉन्टिंग मगर होपफुल साइलेंस पर खत्म हो जाती है। ये थी फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले मिल सके।